हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का आगे के स्टेप्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई अगेन अपील टू ऑल दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन so that you can get time to time notification. So in today's video we are going to discuss about, like in previous video I have already started with the topic what is economic planning, how it was originated, what were the need and how many 5-year plans were completed already and how economy is boosting towards the completion of 5-year plan and we formed the नीति आयोग। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, फिर गोल्स भी डिस्कस करिए जेम सेक्शन में। अब उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं इन बिटवीन 1950 टू 1990, यानी जो हमारी ब्रिटिशर्स ने जब हमारी कंट्री को छोड़ा 1947 में, कंडीशन जो भी थी हमारी कंट्री में वो बेसिकली 3 सेक्टर पे ज्यादा इन्वॉल्व थी। एग्रीकल्चर, वी ऑल नो, पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी थी, रियूंड हो गई थी। फिर जो सेकंड था वो इंडस्ट्रियल फोकस था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने लग गई। एंड द थर्ड इज फॉरेन ट्रेड, यानी ट्रेड पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का। मोनोपोली था, वन साइड डायरेक्शन था, मोर देन 50% ट्रेड वॉर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज हमने देखे। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर 1950 से 1990 के टाइम पीरियड में, यानी विद 7 5-year प्लान, किस तरह से ठीक किया, that we are going to discuss. So in this chapter we have 3 major parameters on which we will discuss how these 5-year plans helped in improving industrial sector, agriculture sector and foreign trade, right? और आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, बिकॉज वी नो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ था वो क्या हुआ था? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आई, और फिर उसमें जो इश्यूज थे, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको किस तरह से बैलेंस किया गया, कैसे इम्प्रोवाइज किया गया, ये सब हमें जानना है। सो हियर विल बिगिन। सो एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों थी। अनदर थिंग, why we need to involve more 5-year plans, why we need to involve agriculture in a 5-year plans and why we have given first priority, top priority to agriculture sector when we start our first 5-year plan. हमारी फर्स्ट 5-year प्लान का पहला ही ऑब्जेक्टिव, यानी पहली प्रायोरिटी, मैंने बताया था ना इकोनॉमी में प्लानिंग करने में नेशन की प्राइवेट प्रायोरिटीज होती हैं, यानी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन वॉज, हमें पता है कि उस टाइम पे 70-75% पॉपुलेशन जो कहाँ थी? एग्रीकल्चर में थी। कितनी पॉपुलेशन? 70-75 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। तो इसका मतलब यहाँ टारगेट करना ज्यादा जरूरी था, पॉपुलेशन यहीं पे ज्यादा थी, तो इन्हीं लोगों का फेवर करना ज्यादा जरूरी हो गया था। तो नीड क्या थी? वाई वी नीड एग्रीकल्चर सेक्टर मोर, क्या नीड थी जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे पहले ध्यान दिया व्हेन वी स्टार्ट आवर फर्स्ट 5-year प्लान, दैट वाज 1951। जब हमने फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट किया तो पहला एजेंडा एग्रीकल्चर। क्यों हुआ? पहली बात, इट इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी ऑल नो इंडियन इकोनॉमी, चाहे ब्रिटिशर्स आए उससे पहले की बात करें, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बात करें, इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को हम बैकबोन ऑफ इकोनॉमी मानते थे और आज भी कहते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर के बिना रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो सकता, राइट? तो हर इंडस्ट्रीज के लिए जो आगे एडवांस हो रही है, रॉ मटेरियल कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन किया ना, फोर्स कमर्शलाइजेशन क्यों किया? ताकि रॉ मटेरियल ले सके, सप्लायर बनाया इंडिया को रॉ मटेरियल का, और फिर अपनी कंट्री में फिनिश गुड प्रोड्यूस करके हमारी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल हमें कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? बैकबोन। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, इसलिए जरूरत थी। नेक्स्ट, इंक्रीज शेयर इन जीडीपी। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन कहां ज्यादा इन्वॉल्व थी? इसी सेक्टर में। तो जितने ज्यादा लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं तो उनके अकॉर्डिंग इसको और एडवांस किया जाए ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा?
जीडीपी इंक्रीज होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। ग्रोथ एज अ टारगेट, एज अ गोल, ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग इन जीडीपी। तो जीडीपी इंक्रीज कब होती है? जब कंट्री की प्रोडक्टिविटी, कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। तो वो कैसे होगी? जब हम एग्रीकल्चर को एडवांस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा और प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी। क्योंकि उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में बहुत कम था, इसलिए ये ज्यादा फोकस्ड हो गया था कि हमें इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगेन द सेम रीजन, क्योंकि हमें पता है मेजर पॉपुलेशन यही डिपेंडेंट थी। इसका मतलब लोगों को ज्यादा काम कहाँ से मिल रहा था? एग्रीकल्चर से। तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम एग्रीकल्चर को ही एडवांस करें, बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। फॉर दिस रीजन वी वर फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। फिर फूड ग्रेन सप्लाई, इट इज ऑफकोर्स फूड ग्रेन सप्लाई, क्योंकि ऑफकोर्स अगेन सेम थिंग, एग्रीकल्चर से क्या प्रोडक्शन हो रहा है? फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन यानी कि हमें जो डिपेंडेंसी हमारी किस पे थी? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे हमारी डिपेंडेंसी फूड ग्रेन की यूएसए पे थी, राइट? तो यूएसए से अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए फॉर द डेली कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक वी वर फोर्स्ड टू पे अटेंशन ऑन एग्रीकल्चर सो दैट फूड ग्रेन सप्लाई कैन इंक्रीज। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम 2018-19 की बात करें तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो जीडीपी में कितना है? 15%। ये लिख लेना 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग। सेम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 43% वर्कफोर्स आज भी 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग कहाँ इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, लिख लेना। फॉर फूड ग्रेन की सप्लाई पे हम यूएसए पे डिपेंडेंट थे और इसको हम ठीक करना चाहते थे। फिर रॉ मटेरियल सप्लाई, ऑफकोर्स अभी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, एवरीथिंग वी हैव इट, और उससे हम क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बेस तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। तो रॉ मटेरियल का ये सप्लायर है। शेयर इन एक्सपोर्ट, लाइक आई टोल्ड यू, टी, कॉटन, सो मेनी थिंग्स आर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, जूट एंड एवरीथिंग, एंड दे ऑल आर एक्सपोर्टेड। क्योंकि हमारे ट्रेड ब्रिटेन के साथ साथ और भी कंट्री से थे ना, चाइना से थे, श्रीलंका से थे, ईरान से थे, तो वहां हमारे साथ ट्रेडिंग चल रही थी। तो जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड हम थोड़ा बहुत जो भी कर रहे थे, वो जो हम सब बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें इनकम जनरेट होती है। तो ये भी एक इश्यू था कि हम एग्रीकल्चर को अगर ठीक करें और बेटर करें तो इससे और प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम इसको और एडवांस करके एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। फिर आता है रेवेन्यू सोर्स। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट होगा तो रेवेन्यू आएगी, इनकम आएगी, तो रेवेन्यू सोर्स है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेडिंग पॉसिबल होती है इससे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये बेस है। तो जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो कैन बूस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग। फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट हैज पेड अटेंशन ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट एज अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। फिर सेकेंड प्रायोरिटी दी गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो अटेंशन पे किया गया वो 1956 से किया गया, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ। बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको देखा गया? इसको। सो दिस इज व्हाई वी नीड। अब हमें ये जानना है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए स्टेप क्या लिए, क्या टेक्निक्स अपनाई, क्या क्या प्रोग्राम चलाए, किस तरह से उसको चेंज किया। So here we have few policies which are made during 1950 to 1990. तो वो पॉलिसीज क्या है इस 5 ईयर प्लान की? फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। क्या प्रॉब्लम थी? रेवेन्यू सेटलमेंट प्रॉब्लम थी, जमींदारी सिस्टम था हमारी कंट्री में, तो बड़ी मेजर इशू था ये वाला। तो इस मेजर इशू को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का पहला ही टारगेट था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। इस पे क्वेश्चन बनता है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जो सबसे पहला डायरेक्ट एक्शन लिया गया गवर्नमेंट से वो था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मींस किसका अबॉलिशन? जमींदार्स का। क्योंकि जमींदार जो थे वो क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, उनसे लगान ले रहे थे, रेंट ले रहे थे। आमिर खान की मूवी हमने बताई थी ना, लगान। तो वो सारे इश्यूज उस टाइम बहुत ज्यादा थे और बेचारे फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपनी प्रोडक्टिविटी का रिटर्न अच्छा देने के लिए, उनको उनकी मेहनत का अच्छा फल देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। और वो सबसे बड़ा चेंज था हमारी इकोनॉमी में। इसकी वजह से 200 लाख, यानी हम कितने की बात करें, 200 लाख
टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा चेंज आया ये लैंड रिफॉर्म करने से। इसमें क्या किया गया, जमींदारों को हटा दिया बीच में से, अब गवर्नमेंट और दी टिलर ऑफ दी सॉइल यानी टेनेंट जो एक्चुअली कल्टीवेटर हैं, जो एक्चुअली लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उनके हाथ में लैंड को दे देना, उनका प्रोडक्शन में उनको हेल्प करना, और इस सब के लिए वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं था, इस प्रोसेस में बहुत हर्डल्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, कई सारे लूप होल्स क्रिएट करे गए, जिसकी वजह से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगा और हमारे फार्मर्स को कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। वो सब क्या है अभी मैं इसको डिटेल में और समझाऊंगी। फिर था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग प्रोसेस क्या था, लैंड सीलिंग में मीन्स फिक्सेशन ऑफ लैंड लिमिट, यानी एक पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास कितनी लैंड होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दैट टू ऑल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, लैंड रिफॉर्म। यानी एक तो जमींदारों को हटा दो बीच में से, दूसरा लैंड की लिमिट को फिक्स करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोगों के पास ज्यादा लैंड था, कुछ के पास कम था, तो जो मार्जिनल और पुअर लैंडलेस फार्मर्स थे वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उनके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया। फिर इसमें जो सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, दैट वाज इन थर्ड 5 ईयर प्लान, एट द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं, सो दैट वाज द पीरियड ऑफ 1966। थर्ड 5 ईयर प्लान का एंड हो रहा था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक और चेंज लेकर आया एग्रीकल्चर में, जिसका नाम था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। वी ऑल नो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मानते हैं। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गई, और इस कंसेप्ट को लाने वाले ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे स्वामीनाथन। मैं उनके बारे में भी आपको समझाऊंगी। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, नीड्स एंड एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द डिबेट ओवर सब्सिडीज। बिकॉज जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इट वॉज अ टेक्निक, एंड टेक्निक इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो उस एक्सपेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कराने के लिए किसको, पुअर फार्मर्स को गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू करा। पर उस सब्सिडीज देने से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर एक बहस छिड़ गई, दो साइड्स में, कुछ कह रहे सब्सिडीज दो, कुछ कहते हैं सब्सिडीज मत दो। तो इन दोनों की बहस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें, डोंट यू रियलाइज कि गवर्नमेंट की जो जेम्स पॉलिसी थी, यानी गोल्स थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, सब पूरे हो गए। इससे कैसे हुए, ग्रोथ, हमारा मोटिव था जीडीपी में शेयर बढ़ाना। ग्रोथ कैसे होती, जब पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती। फॉर दिस रीजन वी हैव डन दिस पॉलिसीज, राइट। सेकंड, इक्विटी, क्या करा, लैंड सीलिंग, यानी कुछ ही हाथों में पूरी लैंड ना हो करके सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको बराबर लैंड मिले, मार्जिनल लैंडलेस को भी लैंड मिले ताकि वो भी काम करे, यानी इक्विटेबल, यानी इक्विटी लाने की कोशिश की गई बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर। फिर मॉडर्नाइजेशन, ये आगे टेक्निक्स का अडॉप्शन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। फिर सेल्फ रिलायंट, अब इस सारे मॉडर्नाइजेशन से, इन सारे रिफॉर्म से गवर्नमेंट ने कंट्री में फूड सप्लाई की सफिशिएंसी क्रिएट कर दी, यानी हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन सप्लाई में। तो इस तरह से जेम्स जो था ना, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, वो इस प्रोसेस के थ्रू पूरा हुआ। सो नाउ विल गोइंग टू डिस्कस इन टुडे वीडियो द ओनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। So kindly draw this chart so that we can move further. So here we'll begin with the institutional reform. First part of government policies in terms of एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहली पॉलिसी 5 ईयर प्लान में क्या थी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए उसमें सबसे पहला स्टेप लिया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है साल बोर्ड में कि व्हाट वर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग 1950 to 1990। तो उस पूरे प्रोसेस को अब हमें यहाँ पे समझना है। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्या है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स रिमूवल ऑफ जमींदार्स और जागीरदार्स। मीन्स अभी मैंने बताया जो जमींदारी सिस्टम हमारी कंट्री में चलता था,
जिसकी वजह से फार्मर्स को, टेनेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिलता था। जमींदार बस एक ही काम करते थे, रेंट कलेक्शन, और रेंट कलेक्शन विदाउट थिंकिंग कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन फार्मर्स की अच्छी है कि नहीं है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। बारिश हुई कि नहीं हुई जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये कोई मैटर नहीं था। टेनेंट्स वर सपोज टू गिव रेंट विच इज चार्ज बाय द जमींदार without thinking that they are earning through which sources or in which direction they are going through। तो उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे मॉनसून फेवर, चाहे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहें। इवन दे वर नॉट फोकसिंग ऑफ दीज रेंट कलेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। मतलब फार्मर्स से सिर्फ काम कराते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, उनसे रेंट भी ले रहे हैं, लेकिन लैंड के इम्प्रूवमेंट में कोई काम नहीं करते थे। मींस कोई एडवांसमेंट नहीं, कोई फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं, कोई इरिगेशन नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन करो और रेंट देते जाओ जमींदारों को। तो ये सिस्टम था, इसने जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे उनकी हालत बहुत खराब कर दी थी हमारी कंट्री में एट दैट टाइम। तो यही गवर्नमेंट का यहाँ पे सबसे पहला स्टेप था, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रिमूवल ऑफ जमींदार्स एंड जागीरदार्स। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ टेनेंट्स विथ गवर्नमेंट हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कितने लोग इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, 2 लाख टेनेंट्स। कितने? 2 लाख टेनेंट्स वर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ दी गवर्नमेंट। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ जमींदारी सिस्टम को हटाने का, कि जो टेनेंट थे उनको डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलने लगे। और इसी वजह से जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी, जो लैंड की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो पाई। अब क्या हुआ? क्योंकि वो खुद ओनर बन गए अपनी ही जमीन के, वो खुद अपनी ही प्रोडक्शन के मालिक बन गए, अपने प्रोडक्शन को कहाँ सेल करना है, कैसे करना है, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही थी। तो इस वजह से उनको प्रॉफिट होने लग गया, और प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने लैंड के इंप्रूवमेंट पे काम करना भी शुरू कर दिया। मींस मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर इक्विपमेंट थ्रू विच दे कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जमींदारी सिस्टम को हटाने का, कि 200 लाख यानी 200 लाख टेनेंट्स विल केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गवर्नमेंट। फिर सेकंड एडवांटेज क्या हुआ इससे? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अगर हम ब्रिटिशर्स पीरियड से कंपेयर करें और आज को भी कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है, राइट। बट कंपेयर टू सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अब पीछे रह गया ये। लेकिन उस टाइम के पीरियड से कंपेयर करें कि इतनी पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, अब एडवांसमेंट है। और दिस इज ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम एज वेल एज द टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग नाउअडेज। तो आज तक की पीरियड की अगर हम बात करें तो यस, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ा है। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था 15% टिल 2018 टू 19। नेक्स्ट, टू मेक टिलर एज द ओनर ऑफ द लैंड। फाइनली इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो टिलर हैं, जो टेनेंट हैं, जो एक्चुअली सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, वही उसके मालिक बने। तो इसी कारण से ये सिस्टम लॉन्च किया गया और टिलर्स को ही अपनी लैंड का मालिक बनाया गया, ओनर ऑफ द लैंड। पर हमें पता है कोई भी पॉलिसीज आए वो अपने साइड इफेक्ट साथ लेकर के आती है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती है। कोई भी एस्पेक्ट इस इकोनॉमी में बिना चैलेंज के पूरा नहीं होता। हम आज की सिनेरियो की बात करें, अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ भी करने की कोशिश करती है तो ऑपोजिशन हुए या पब्लिक हुई, कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट कर ही देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो सेम वाज डन एट दैट टाइम टू, कि जब गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो किसको लॉस हुआ? किसको लॉस हुआ? इनको, इस ग्रुप को लॉस होना शुरू हो गया। यानी अब इनका जो कांटेक्ट था, अब इनका जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। तो अब ये तो चुप बैठेंगे नहीं, यही होता है ना, जिसको पावर मिलती है वो तो खुश हो गया, जिसको पावर गई वो चुप कैसे बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो फिर इन्हीं लोगों ने क्या कर दिया? प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। अभी जैसे मैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं, मोदी जी कुछ भी करें, कांग्रेस पहले आ जाती है प्रॉब्लम लेके, होता है ना। तो मतलब पोक करते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो सेम वाज हैपेंड हियर, कि यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब प्रॉब्लम्स क्या हुई वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस सिस्टम में, यानी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में। पहली प्रॉब्लम, मिस यूज ऑफ लेजिस्लेशन। मिस यूज ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उनका मिस यूज हुआ। कैसे हुआ? जमींदारों के हाथ से लैंड जाने लग गई।
तो इन लोगों ने क्या किया कि जो लैंड का एक्चुअली यूजेस हैं, जो एक्चुअली इनके मालिक हैं, उनके नाम से तो ये हटने लगी, तो इन्होंने इन्हीं लैंड को अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, इनके नाम पे कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई बार ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और कई लूप होल्स होने की वजह से ये काम प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाए। फिर सेकेंड जो एस्पेक्ट आया वो आया इसमें लैंड ओनर क्लेम टू बी दी सेल्फ कल्टिवेटर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ गई इसमें, लैंड ओनर, क्योंकि गवर्नमेंट करके रही थी, जमींदारों को हटा रही थी, इनसे लैंड छीन करके किनको दे रही थी, यहाँ पर ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो टेरेंट्स को दे रही थी। अब जमींदार कैसे चुप बैठे कि उनकी लैंड जा रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस पर पेपर वर्क करने लग गए, लॉ एंड लेजिस्लेशन में लूप होल्स करके ये शो कर दिया कि इस लैंड के मालिक हम हैं और हम ही इस पे काम करते हैं। यानी टेनेंट काम नहीं करते, टेलर्स काम नहीं कर रहे हैं, टेलर ऑफ द सॉइल काम नहीं कर रहे हैं, जमींदारों ने सिंपली पेपर पर शो कर दिया कि इस लैंड के कल्टीवेटर हम हैं, यानी हम सेल्फ कल्टीवेटर हैं, तो ये लैंड हमारी है, हम किसी को नहीं देंगे। तो इस तरह से लूप होल्स उन्होंने क्रिएट करे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने में डिले होने दिया। फिर द लास्ट फ्रॉम नो बेनिफिट टू द पुअरेस्ट। अब हम जो कैटेगरी बात करें, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, जो गरीब फार्मर्स है उनको फायदा हो जाए, बट क्या हुआ, जब लूप होल्स आए, जब इन जमींदारों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करी, तो ओवरऑल जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में थे, जो मतलब पुअर फार्मर्स में भी जो पुअरेस्ट थे, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। सो दीज वर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। ये इसके की पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख लीजिए, जिससे आप उसको और डिटेल में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको लिख सकते हैं, और अगर आपको जरूरत है तो इससे रिलेटेड मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट, द सेकेंड रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। पहला रिफॉर्म हमने पढ़ लिया, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। नाउ गोइंग फॉर सेकेंड रिफॉर्म, दैट इज लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग क्या है, पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ओन्ड बाय द फार्मर्स। इसका मतलब, अभी बात करें जमींदार हटाए तो इनकी लैंड को फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जमींदारों से लैंड लेके जो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी एक लिमिट फिक्स कर देना। तो इस तरह से लैंड के साइज को फिक्स कर दिया गया एक पर्टिकुलर फार्मर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में, ताकि ज्यादा लैंड किसी एक हाथ में ना हो और फ्यू लैंड किसी एक हाथ में ना हो। यानी हर किसी को बराबर, क्या ध्यान रखा गया, इक्विटी एज अ गोल। हर फार्मर को, हर टेलर को, हर जो बंदा है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उसको बराबर लैंड मिले, बराबर साइज ऑफ लैंड मिले, बराबर फिक्सिंग हो, प्रॉपर चैनलाइज हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। तो मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ओन्ड बाय दी फार्मर्स, हर फार्मर्स के पास मैक्सिमम साइज हो जिसमें वो इजीली कल्टीवेशन कर सके। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड। ये तो पॉइंट अभी बताया मैंने, क्या मेन मोटिव था कि जो लैंड है वो कुछ ही हाथों में ना रहे, यानी कि कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स या रिच फार्मर्स के हाथ में ही लैंड ना रहे, वो लैंड गरीब फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस फार्मर्स तक भी पहुंचे। अब फिर वही बात, कोई प्रोग्राम आता है तो लूप होल्स यानी प्रॉब्लम्स पहले आती हैं, तो यहाँ भी हुआ, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आ गई। तो यहाँ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पॉलिसी ने क्या प्रॉब्लम फेस करी। सबसे पहली प्रॉब्लम, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। अब डिले क्यों हुआ, अभी मैंने यहाँ बताया, इन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया, मिस यूज ऑफ लेजिस्लेशन। कैसे कर रहे थे कि जो लैंड है उसको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स या अपने ही घर में रहने वालों के, परिवार वालों के नाम करना, पेपर पे दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वो लैंड इंडिविजुअल को, कि गवर्नमेंट का क्या पक्का मोटिव था कि हर एक के हाथ में हो, हर एक के पास लैंड हो। तो इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए जमींदारों ने, रिच लैंडलॉर्ड्स ने लूप होल्स निकाल लिए और क्या कर दिया, अपने ही फैमिली मेंबर्स के नाम पे लैंड कर दी। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब ये प्रॉब्लम हुई तो केस चले, कोर्ट में चलते रहे, और कोर्ट में ये सारे इश्यूज जब तक रन किए तब तक ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो पाया। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम तो अच्छा था गवर्नमेंट का, बट क्योंकि लूप होल्स होने की वजह से लेजिस्लेशन में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को टाइम लग गया। और मीनवाइल क्या हुआ, जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे उनको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो दिस इज व्हाई गवर्नमेंट हैज टू पुट सम अदर aspect, other effect also, other steps also, through which these legislation which are made by the government in terms of benefiting the people should not be misused by any other.
इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पे फोकस होना पड़ेगा, और आज भी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी लॉ बनते हैं उनके लूप होल्स पहले तैयार होते हैं, यही काम लॉयर करते हैं, राइट। वकीलों का काम ही क्या है, कुछ बना तो उसके लिए कुछ निकालना, तोड़ निकालना है, इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा, तो वही होने लग गया। और इसी की वजह से क्या होता है, केस चलते रहते हैं। हमें पता है इंडिया की हालत क्या है, कोई भी केस, हम क्यों भागते हैं कोर्ट केस करने से, क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता, और उससे क्या होता है, कोई भी काम हमें जो करना है वो अटका रहता है। तो सेम वहां भी हुआ, गवर्नमेंट के लिए वो काम डिले होता चला गया। फिर लूप होल्स इन लेजिस्लेशन, अभी बताया, सेम बहुत कई तरह के लूप होल्स, ट्रिक्स निकाल ली लोगों ने, जिसकी वजह से ये जो लैंड है वो हर एक के पास प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। मींस गवर्नमेंट जो चाहती थी इक्विटी अचीव करना, वो इक्विटी अचीव नहीं हुई, और इस कारण से इनइक्वालिटी रिमेन बनी रही। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस रिफॉर्म में कंसोलिडेशन, टेनेंसी रिफॉर्म, जो रेंट कलेक्शन सिस्टम था, वो सब चीजें काफी बेटर हो गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिस्टम जो था वो शुरू हुआ। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, जो कई फार्मर्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसमें वो प्रोडक्शन का डिसीजन लेते हैं, मार्केटिंग का डिसीजन लेते हैं, क्या बीज बोनी है, कितना पानी लगाना है, और कलेक्टिव डिसीजन। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेनिफिट में आई, बट साथ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओवरऑल सक्सेस स्टोरी ऑफ लैंड सीलिंग प्रोग्राम और लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स। तो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन वाज शोन एट दैट टाइम इन केरला एंड इन वेस्ट बंगाल। इन दो स्टेट ने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। और वी नो अगर कोई प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसके पीछे उसकी गवर्नमेंट का ही हाथ होता है। अगर गवर्नमेंट ईमानदार है, गवर्नमेंट ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट अपना काम सिंसियरिटी से कर रही है, तो डेफिनेटली वहां के लोगों को बेनिफिट होगा। अगर गवर्नमेंट ही अपना सिर्फ अपना फायदा देखे और लोगों का ना देखे, अपने जगह का, अपने शहर का, अपने स्टेट का फायदा ना देखे, तो क्या होगा? वहां के लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। और यही हम चीज आज भी देखते हैं। ये सिर्फ तब की प्रॉब्लम नहीं है, ये इश्यूज हम आज भी देखते हैं। हमें पता है कई स्टेट्स में गवर्नमेंट अपना काम सिंसियरिटी से, ईमानदारी से नहीं करती, इसलिए वहां के लोग ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, राइट। बट द लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज the government has done his work sincerely and government launched the camping in these two states as the policy name for लैंड टू दी टिलर्स। इन्होंने इन दोनों स्टेट की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और पॉलिसी को नाम दिया लैंड टू दी टिलर्स, जिसकी वजह से वहां के फार्मर्स को फायदा हुआ। कलेक्टिव फार्मिंग हुई, कोऑपरेटिव फार्मिंग हुई, कंसोलिडेशन हुआ, टेनेंसी रिफॉर्म हुआ। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर इस एरिया में ग्रो कर गया। और दूसरे साइड पर ही ऑन दी अदर हैंड इनइक्वालिटी जो हो रही थी वो और बढ़ती चली गई बाकी दूसरे स्टेट्स में। यानी ये दो स्टेट प्रोग्रेस कर गए और बाकी सारे स्टेट हमारी कंट्री के इस सिस्टम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने में अनसक्सेसफुल रहे। रीजन अगेन द लूप होल्स विच वॉज क्रिएटेड बाय द फ्यू पीपल्स, दोज हु वर नॉट इंटरेस्टेड, सो दैट those who were not interested to give their land to others। और ये सारे इश्यूज होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन डिले हुआ, लूप होल्स निकले, प्रॉब्लम्स आई, बेनिफिट जो पुअर्स को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसलिए बाकी स्टेट्स इनइक्वालिटीज को और बढ़ाते चले गए। यानी रिच फार्मर बिकम मोर रिच, पुअर बिकम मोर पुअर। सिर्फ सक्सेसफुल कहाँ मिला हमें? केरला और वेस्ट बंगाल में। पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने बनाई, उसका क्या नाम रखा? लैंड टू दी टिलर्स। So this is all about today's video. I hope you all have understood the institutional reform in agricultural sector. अब next video में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो गया, बूम आ गया। So this is how we are going to discuss in the next video. So write down the whole, you will get the note then also. So that will be good for you. Write it fast. I hope you all have understood in today's session. So that's all for today. We'll meet in next session. Till then, bye-bye.